6 जुलाई 1988 बुधवार, स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्व में 125 मील दूर काले सागर जैसी गहराई में एक विशाल लाइट्स से चमकता स्टील का दैत्य खड़ा था, पाइपर अल्फा ऑयल रिग। समुद्र बिल्कुल शांत था, हवा में बस नमकीनपन की हल्की महक, आसमान गहरा नीला और क्षितिज पर आखिरी सूरज की झलक। फ्रेंच नाविक इसे कहते हैं ला mer du hill, यानी सी ऑफ ऑयल। एक ऐसी शांति जिसमें लहरें भी सांस लेने से डरें। लेकिन ये शांति बस आने वाले तूफान का सन्नाटा थी। समंदर के नीचे गूंज रही थी मशीनों की आवाज। भारी पाइपों में कैद गैस और तेल जमीन की गहराई से खींचकर ऊपर लाए जा रहे थे। हर वॉल्व, हर पाइप, हर लीवर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। और उसी दिन नीचे के मॉड्यूल सी में एक छोटी सी गलती ने किस्मत की दिशा बदल दी। एक सेफ्टी रिलीफ वाल्व मरम्मत के लिए हटाई गई थी, लेकिन शाम को गलती से पंप दोबारा चालू कर दिया गया। कोई नहीं जानता था कि उस पाइप के अंदर अब दबाव पागल हो चुका है। गैस लिक्विड फॉर्म में हजारों गैलन की ताकत से अंदर टकरा रही थी। और फिर रात के ठीक 10 बजे से कुछ पहले एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और फिर धमाका। पल भर में आग का इन्फर्नो पूरे प्रोडक्शन मॉड्यूल में फैल गया। पानी के 50 फीट नीचे काम कर रहे गोताखोरों को लगा जैसे समंदर ने खुद चीख मारी हो। उनके चारों ओर एक सफेद रोशनी फैली, फिर एक धमाका जिसने समंदर की खामोशी को चीर दिया। ऊपर सपोर्ट बोट्स पर खड़े लोगों ने आसमान में नीली लपटों का एक गोला देखा और महसूस की ऐसी गर्मी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रिक पर जोमीन 22 साल का एक स्कैफोल्डर उस वक्त अपने साथियों के साथ एक फिल्म देख रहा था, कैडिशैक। मजेदार कॉमेडी फिल्म और जो की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। लेकिन अचानक जमीन उसके नीचे से हिल गई। पहले हल्के कंपन, फिर एक भयानक धमाका। पूरा प्लेटफॉर्म झटके से आगे पीछे हिला और हर कोई जम गया। जो मीनन एक आम आदमी था, लेकिन उस रात किस्मत ने उसे एक असाधारण कहानी का हिस्सा बना दिया। वो 1982 से नॉर्थ सी रिग्स पर काम कर रहा था। तेज हवाएं, ठंडे तूफान, 60 फुट ऊंची लहरें, सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। उसके लिए ये जॉब सिर्फ काम नहीं थी, ये एक अलग दुनिया थी जहां धरती नहीं थी, बस स्टील और समंदर था। जो का बचपन ग्लासगो के पास बीता था। पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जो बाद में नॉर्थ सी रिग्स पर काम करने लगे। जब जो 17 साल का था, उसका परिवार स्टोन हेवन शिफ्ट हो गया, एक छोटा सा गांव एबरडीन के पास। वहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की नई दिशा, ऑयल इंडस्ट्री की दुनिया। 70 और 80 में नॉर्थ सी में ऑयल एक्सप्लोरेशन एक सुनहरा सपना था। हर कोई कहता था बस हेलीपोर्ट पहुंचो और काम मिल जाएगा। पैसा बहुत था, लेकिन खतरा उससे भी बड़ा। जो ने शुरुआत में जमीन पर काम किया, लेकिन 1981 में उसके पिता की मौत के बाद उसने ऑफशोर काम करने का फैसला लिया। वो कहता था, When I first saw a rig, it was like an island made of steel, defying nature itself. सर्दियों में जब 70 मील प्रति घंटे की हवाएं चलती और 60 फुट लहरें रिग से टकराती, तब भी काम रुकता नहीं था। उनकी दुनिया वही थी, मशीन्स, मेटल एंड मैडनेस। पाइपर अल्फा रिग नॉर्थ सी का एक मॉन्स्टर था। 200 फीट ऊंचा, सैकड़ों आदमी, दर्जनों कंपार्टमेंट्स और दिन रात चलने वाली ड्रिलिंग ऑपरेशंस। यहाँ से रोजाना 3 लाख बैरल तेल निकलता था, ब्रिटेन की कुल जरूरत का 10%। लेकिन जितना बड़ा प्रोडक्शन उतना बड़ा प्रेशर। हर कोना मशीनों से गूंजता था और हर चिंगारी एक खतरा थी। 1984 में एक बार यहाँ छोटी सी आग लगी थी, लेकिन किसी की जान नहीं गई। फिर भी मैनेजमेंट ने सेफ्टी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। कहा गया, द रिस्क्स आर्ट सीरियस इनफ टू स्पेंड मनी। शायद वो नहीं जानते थे कि कुछ खतरे आवाज नहीं करते, बस इंतजार करते। 6 जुलाई 1988 की रात रिग पर लगभग 226 लोग थे। कई लोग काम पर थे, बाकी आराम कर रहे थे। जो और उसके साथी मूवी देख रहे थे। कैडिशैक की हंसी के बीच हल्की मैकेनिकल आवाजें और बाहर फ्लेयर बूम से आती आग की गंध। करीब 9:45 के आसपास जो को लगा कुछ अजीब हो रहा है। फिल्म की आवाज के बीच बाहर से जोरदार फ्लेयरिंग की गूंज आने लगी, इतनी तेज कि फिल्म की आवाज दब गई। कमरा शांत हो गया, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फ्लेयरिंग आम बात थी, पर इतनी तीव्र, इतनी लंबी कभी नहीं। कुछ मिनट बाद वो आवाज बंद हुई और सबने राहत की सांस ली। लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई और इस बार पहले से भी ज्यादा तीव्र। कुर्सियां कांपने लगी और फिर बूम, पूरा सिनेमा रूम हिल गया। लाइट्स झिलमिलाईं और बुझ गईं। छत से पैनल गिरे, दीवारें कांपने लगी और प्रोजेक्टर का फ्रेम नीचे गिर पड़ा। फिल्म बंद, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जल उठे। किसी ने कहा, सब बाहर चलो। जो और बाकी वर्कर्स गलियारे की ओर दौड़े। धुआं हवा में फैल चुका था और गले में जलन महसूस हो रही थी, लेकिन कोई अलार्म नहीं, कोई टनॉय अनाउंसमेंट नहीं। कोई नहीं बता रहा था कि हुआ क्या है। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, कंफ्यूजन, डर और घबराहट। जो नीचे लाइफ बोट डेक की ओर भागा। हाथ रेलिंग पर था, लेकिन वो पहले से गर्म हो चुकी थी।
नीचे पहुंचने से पहले ही सामने से कुछ लोग लौटते दिखे। उनके चेहरे काले पड़े थे, बाल झुलसे हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, वहां मत जाओ, हीट और स्मोक से कुछ दिख नहीं रहा। जो वापस ऊपर मुड़ा। अब बस एक ही जगह बची थी जहां उन्हें सेफ एरिया कहा गया था, गैली यानी कैंटीन। वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ गैली पहुंचा। ऊपर का हिस्सा हेलीडेक के नीचे। अंदर लगभग 100 से ज्यादा लोग जमा थे। हर किसी के चेहरे पर डर था और आंखों में एक ही सवाल, अब क्या करें? कुछ ने अपने बॉसेस से पूछा। हेलीकॉप्टर्स कब आएंगे? एक सीनियर ने कहा। मेडिक सिग्नल भेजा गया है, बस आधे घंटे में चॉपर आ जाएंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बाहर की आग कितनी फैल चुकी है। जो ने भीड़ में कुछ अपने साथी स्कैफोल्डर्स को ढूंढ लिया। वो सब एक कोने में जाकर खड़े हो गए, आपस में बात करने लगे। धीरे धीरे गैली का तापमान बढ़ रहा था। खिड़कियों के बाहर आग की लपटें समुद्र की सतह पर सुनहरी परछाई बना रही थी। जो ने पास के टैप से टॉवल भिगोने की कोशिश की, पर पानी की जगह बस कुछ बूंदें आईं। वो पल उसकी आंखों में हमेशा के लिए ठहर गया। When I turned the tap and saw only dribbles, I knew we were in big trouble. 10:15 बज चुके थे। नीचे के फ्लोर्स आग में जल रहे थे और स्टील स्ट्रक्चर अब गर्म होकर झुकने लगा था। कांच टूटने की आवाजें, धुआं और अंधेरा सब मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। फिर इमरजेंसी लाइट भी बुझ गई। अब सिर्फ आग की लाल रोशनी थी जो दीवारों से टकरा रही थी। किसी ने कहा, अगर यहीं रहे तो मर जाएंगे, हेलीडेक चलो। जो और उसके साथी दरवाजे की ओर बढ़े। बाकियों ने कहा, हमें रहने को कहा गया है। जो ने बस सिर हिलाया, गुड लक गाइस। वो बाहर निकला। धुआं इतना गाढ़ा था कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। नीचे हर दिशा में आग ही आग थी। जो ने ऊपर हेलीडेक की तरफ देखा, लेकिन वहां स्मोक इतना था कि कोई हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता था। बाहर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। हर तरफ लपटें, धुआं और गूंजती हुई मशीनों की चीखें। जो और उसके साथी स्कैफोल्डर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आंखों में जलन, गले में धुआं और दिल में सिर्फ एक बात, बस किसी तरह जिंदा रहना है। रिग की स्टील की दीवारें अब आग से लाल हो चुकी थी। जो धातु कभी ठंडी लगती थी अब किसी तवे की तरह तप रही थी। हर कदम पर जमीन पिघलने जैसी महसूस हो रही थी। जो अपने चेहरे को गीले कपड़े से ढकने की कोशिश करता है, पर पानी तो अब बचा ही नहीं था। कहीं दूर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई अपने दोस्तों को पुकार रहा था, कोई भगवान को। वो आवाजें धीरे धीरे धुएं में घुल रही थी। जो और उसके साथी हेलीडेक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर जाते हुए उन्हें कुछ और वर्कर्स दिखते हैं जो वापस नीचे आ रहे हैं। उधर नहीं जा सकते, आग बहुत ज्यादा है। जो के कदम रुकते हैं, पर पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं। वो सोचता है, अगर मैं यहीं रुका तो मर जाऊंगा, अगर भागा तो शायद जिंदा रह जाऊं। वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ता है और हवा में जलते हुए पार्टिकल्स उसके कपड़ों को छूते हैं। आसमान अब काला नहीं, लाल हो चुका है। आग की लपटें और धुएं ने सब कुछ निगल लिया है। रिग का स्ट्रक्चर अब हिलने लगा था। गर्म स्टील ने अपनी मजबूती खो दी थी। कहीं से आवाज आई, प्लेटफॉर्म ट्विस्ट कर रहा है, मूव मूव। जो को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके नीचे से फिसल रही हो। कहीं पर पाइप फट रहे थे, कहीं मेटल गिर रहा था। उसने ऊपर देखा, हेलीडेक अब आग की दीवारों से घिरा था। वो जानता था हेलीकॉप्टर अब नहीं आएंगे। उसके साथी भी यही समझ गए थे। अब किसी की उम्मीद सिर्फ मिरेकल पर थी। वो एक रेडियो रूम की छत पर चढ़ गए, क्योंकि वहां से स्मोक थोड़ा कम दिख रहा था। ये रूम हेलीडेक के पास एक छोटा सा कंटेनर था। छत पर खड़े होकर जो ने नीचे झांका। पूरी रिग अब एक जलता हुआ इन्फर्नो बन चुकी थी। धुएं की लहरें ऊपर आ रही थी, बिल्कुल जैसे समंदर की लहरें आती हैं। कभी कभी उस काले धुएं में छोटे छोटे गैप्स आते, जिनसे जो ऊपर देख पाता था आसमान का हल्का नीला हिस्सा। वो कुछ सेकंड का राहत का पल होता। हर सांस अब एक लड़ाई थी। हर पल मौत की गिनती चल रही थी। अचानक ऊपर से ठंडी बूंदें गिरने लगी। जो ने सोचा, बारिश? पर वो बारिश नहीं थी। वो थारोस नाम के एक सपोर्ट शिप की वाटर कैनन की धार थी, जो रिग पर पानी फेंक रही थी। वो पानी उनकी जलती त्वचा को थोड़ी राहत दे रहा था। लोग अपने हाथ आसमान की तरफ फैला रहे थे, जैसे वो कुछ बरकत मांग रहे हो। लेकिन जल्द ही जो को एहसास हुआ, ये राहत भी खतरनाक है। वो कैनन्स इतने ताकतवर थे कि अगर उनकी सीधी धार किसी आदमी पर गिरती तो उसकी हड्डियां तक टूट सकती थी। उसने अपने साथियों से कहा, यहां और नहीं रुक सकते, नीचे चलो। अब उन्होंने वेस्ट साइड की ओर जाने का फैसला किया। शायद वहां से थारोस जहाज थोड़ा और पास आ सके और वो लोग क्रैन के जरिए नीचे उतर जाएं। पर रास्ता अब जटिल हो चुका था। हर कॉर्नर पर आग, हर मोड़ पर पिघलती हुई धातु। वो एक एक कदम बढ़ाते जा रहे थे, कभी झुककर, कभी दौड़कर। फिर अचानक दूसरा धमाका। रात का आसमान कांप गया। जो को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। चारों ओर फिर से ब्लास्ट की आवाजें और प्लेटफॉर्म हिलने लगा। किसी ने चिल्लाया, गैस पाइपलाइन फट गई है। और सच में एक मैसिव गैस राइजर फट चुका था। आसमान में एक फायरबॉल उठा।
इतना बड़ा कि कुछ सेकंड के लिए रात दिन बन गई। गर्मी इतनी भयानक कि जो को लगा उसकी सांसें जल रही हैं। उस एक्सप्लोजन ने चारों तरफ इन्फर्नो फैला दिया। जो के आसपास के कई साथी वहीं जल गए। चीखें, मेटल की टकराहट और रोरिंग फ्लेम्स, जैसे पूरा नॉर्थ सी चिल्ला रहा हो। जो दौड़कर एक मास्ट की तरफ गया, एक लंबा स्टील टावर जो कम्युनिकेशन एंटेना था। उसने उस पर चढ़ना शुरू किया। क्यों? शायद उसके अंदर बस एक इंस्टिंक्ट बची थी, ऊपर जाओ आग से दूर। वो चढ़ता गया। धातु उसके हाथों को जला रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। नीचे की ओर झांका। हर तरफ आग ही आग थी। कहीं समुद्र भी अब लाल दिख रहा था, क्योंकि तेल सतह पर फैल चुका था। वो मास्ट के बीच में लटक गया। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। तपिश इतनी थी कि उसकी जूते की रबर पिघलने लगी। वो खुद से बोला, बस अब यहीं खत्म है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक चेहरा आया, उसके पिता का। वो भी इसी रिग पर काम कर चुके थे और 1981 में गुजर गए थे। जो ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, डैड आई कांट डाई हियर, नॉट लाइक दिस। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर फिर से जान फूंक दी हो। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे मास्ट से नीचे उतरने लगा। एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद, जैसे किसी अनसीन फोर्स ने उसे जगा दिया हो। वो नीचे हेली डेक के पास पहुंचा। अब स्मोक थोड़ा साफ था, शायद ब्लास्ट की वजह से हवा में गैप बन गया था। उसने नीचे समुद्र की तरफ देखा। गहराई में अंधेरा, लेकिन लपटों की रोशनी में वो पानी चमक रहा था। 175 फीट नीचे एक छलांग, और शायद मौत या शायद आजादी। उसने अपने सफेदी जैकेट को उतारा, क्योंकि उसे पता था कि पानी से टकराने पर ये उसकी गर्दन तोड़ सकता है। वो कुछ कदम पीछे गया और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो जलती हुई रिग जो अब उसके चारों ओर नरक बन चुकी थी। फिर उसने गहरी सांस ली और छलांग लगा दी। वो पल जैसे वक्त रुक गया हो। जो हवा में था उसके चारों ओर आग का प्रतिबिंब। नीचे समंदर उसका इंतजार कर रहा था, काला, ठंडा और अजनबी। कुछ ही सेकंड, पर हर सेकंड सदियों जैसा लगा। फिर स्प्लैश, वो पानी से टकराया जैसे किसी ठोस दीवार से। उसका शरीर 20 फीट गहराई में डूब गया। चारों ओर अंधेरा, सिर्फ ऊपर से आती हुई लाल रोशनी। वो हाथ पैर मारते हुए ऊपर तैरने लगा। सांसें रुक रही थी, लेकिन जिंदगी अब भी उसके अंदर थी। जैसे ही वो ऊपर आया, हवा में जलते कणों की गंध फिर नाक में घुसी, लेकिन वो जिंदा था। उसने चारों तरफ देखा। पानी पर मलबा तैर रहा था, कुछ लाइफ बोट्स के टुकड़े, कुछ शरीर। जो ने चारों ओर देखा और पाया उसका लाइफ जैकेट, वही जो उसने फेंका था, अब कुछ फीट दूर तैर रहा है। वो उसकी तरफ तैरा और पहन लिया। थोड़ी ही दूर एक आधा जला हुआ लाइफ बोट का हिस्सा तैर रहा था। जो ने खुद को वहां तक खींचा और उस पर चढ़ गया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा था, मत रुक। उसने पीछे मुड़कर देखा। पूरी पाइपर अल्फा अब एक जलता हुआ सूरज बन चुकी थी। वो फुसफुसाया, अगर कोई भी अभी भी मौजूद है तो वे चले गए। उसके हाथों और बाहों पर बड़े बड़े फफोले थे, पर उसे दर्द नहीं महसूस हो रहा था, सिर्फ एक सन्नाटा। थोड़ी देर बाद दूर से मोटर की आवाज आई। जो ने ऊपर देखा, एक रेस्क्यू बोट पास आ रही थी। उसने हाथ उठाने की कोशिश की और किसी ने उसे देख लिया। कुछ मिनटों में उसे बोट में खींच लिया गया। जैसे ही वो बोट के अंदर गिरा, उसका शरीर ढीला पड़ गया। अब उसे दर्द महसूस होने लगा, तेज जलन भरा दर्द। वो बेहोश हो गया। 40 मिनट तक वो आते जाते होश में रहा और फिर थारोस जहाज पर डॉक्टरों ने उसे उठा लिया। वो जिंदा था, आधा जला लेकिन जिंदा। रात की वो आग अब पीछे छूट चुकी थी, पर जो मैनन के लिए असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। जब वो थारोस जहाज के डेक पर लाया गया, उसकी बाहें जली हुई थीं, चेहरे पर धुआं और राख जमी थी। डॉक्टर्स दौड़ते हुए आए। कोई बैंडेज ला रहा था, कोई सेलाइन। जो की आंखें खुली थीं, पर वो सब कुछ धुंधला देख रहा था। बस किसी को कहते सुना, लकी मैन, ही इज अलाइव। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई दिया। जो और बाकी बचे कुछ सर्वाइवर्स को एबरडीन हॉस्पिटल ले जाया गया। हवा में डीजल और ब्लड की गंध थी और उसके कानों में अब भी वो ब्लास्ट गूंज रहा था, वो आखिरी आवाज जो शायद हमेशा उसके साथ रहनी थी। हॉस्पिटल के रूफ पर हेलीकॉप्टर उतरता है और मेडिक्स उसे स्ट्रेचर पर लेकर अंदर दौड़ते हैं। उसके हाथों की स्किन छिल चुकी थी, शरीर पर फफोले थे, पर डॉक्टरों की नजरों में सबसे बड़ा मिरेकल ये था, वो बच गया था। जो को बर्न यूनिट में रखा गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने हाथों को देखा, सफेद बंडेज में लिपटे हुए। दर्द तो था, लेकिन उसके अंदर एक शांति थी, मैं जिंदा हूं। अगले दिन डॉक्टर्स ने बताया, तुम्हारे हाथों के बर्न्स उस वक्त हुए जब तुमने जंप मारा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हवा ने ही तुम्हारी स्किन को जला दिया। जो बस सुनता रहा। उसे उस पल की हर डिटेल याद थी, हवा में उड़ते हुए जलन और फिर समंदर की ठंडक। वो सब अब एक सपना लग रहा था, डरावना मगर हकीकत। हॉस्पिटल में उसके साथ और भी कई सर्वाइवर थे। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी के हाथ पैर बुरी तरह झुलसे थे, पर उन सब में एक अजीब सी बॉन्डिंग थी, जैसे वो सभी एक ही युद्ध से लौटे हों। जो की मुलाकात वहां रॉय कैरी नाम के एक वर्कर से हुई।
रॉय का चेहरा बुरी तरह जला था, पर उसकी मुस्कान अब भी जिंदा थी। दोनों साथ बैठे बातें करते। कितने लोग बच पाए होंगे? जो ने कहा, पता नहीं, पर जिनके परिवार नहीं बचे उनके लिए हमें कुछ करना होगा। वो शब्द उस वक्त शायद यूं ही निकले थे, पर आने वाले सालों में वही उसकी जिंदगी की दिशा बन गए। सैकड़ों स्कूल चिल्ड्रन से दुनिया भर से चिट्ठियां आईं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका, हर पत्र में एक ही बात थी, वी आर प्राउड ऑफ यू जो ने वो लेटर्स पढ़े और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सोच नहीं पा रहा था कि कैसे पूरी दुनिया ने उसकी कहानी सुनी थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टूट चुकी आत्मा को फिर से जोड़ा हो। 2 हफ्तों बाद डॉक्टर्स ने कहा, जो तुम अब घर जा सकते हो। वो व्हील चेयर पर हॉस्पिटल से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे लगा जैसे उसने सच में नया जन्म लिया हो। घर पहुंचकर उसने खिड़की से बाहर देखा। नीला आसमान, शांत हवा और दूर दिखता समुद्र। वो वही समंदर था जिसने उसे निगलना चाहा था, लेकिन उसी ने उसे जिंदा रखा। पहले कुछ हफ्तों में जो को नींद नहीं आती थी। हर बार आंख बंद करता तो आग की लपटें दिखती, लोगों की चीखें सुनाई देती, पर वो खुद को कहता, तू बच गया है, इसलिए तुझे बोलना होगा। धीरे धीरे वो नॉर्मल लाइफ में लौटा, पर अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब वही जो नहीं रहा जो कभी हंसते हुए कैडीशैक देखता था। वो अब एक सर्वाइवर था और उसे अपनी कहानी कहनी थी। दिसंबर 1988, क्रिसमस डे। जो अपने छोटे से फ्लैट में अकेला था। सुबह सुबह उसने टीवी चालू किया और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्क्रीन पर खुश परिवार दिख रहे थे, लोग तोहफे खोल रहे थे, और जो के दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, उन लोगों के परिवारों का क्या जिनके पिता, बेटे, भाई उस रात वापस नहीं लौटे। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैं रोया जोर से, अनकंट्रोलेबली, जैसे सब कुछ निकल गया हो मेरे अंदर से। वो ग्रीफ, वो गिल्ट, वो पेन सब बाहर आ गया और उसी पल से उसने तय किया, अब ये कहानी मैं दुनिया को बताऊंगा। पाइपर अल्फा डिजास्टर में 226 लोगों में से सिर्फ 61 लोग बचे थे। बाकी सब आग, धुएं और कैओस में खो गए। और जो जानता था अगर उसने जंप नहीं मारी होती तो वो भी उन्हीं में से एक होता। बाद में इंक्वायरी हुई, पता चला कि एक्सप्लोजन की शुरुआत एक सिंपल गैस लीक से हुई थी। इग्निशन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पार्क से हुआ और फिर चेन रिएक्शन ने पूरी रिग को उड़ा दिया। फायरवॉल टूट गए, सेफ्टी सिस्टम्स फेल हुए, अलार्म काम नहीं कर पाए और बस कुछ ही मिनटों में सब खत्म। ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम जो इस रिग को चला रही थी उस पर मुकदमा चला। कंपनी को गिल्टी पाया गया और उसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, पर जो जानें चली गईं उनका कोई मुआवजा नहीं था। जो मीनन ने फिर कभी ऑफशोर काम नहीं किया, उसके लिए वो चैप्टर खत्म हो चुका था, पर वो खामोश नहीं रहा। वो आवाज बन गया उन लोगों की जो अब कुछ कह नहीं सकते थे। वो स्कूल्स, कॉन्फ्रेंसेस और ऑयल कंपनीज में गया, लोगों को बताने के लिए कि सेफ्टी सिर्फ एक रूल नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कहा, हर बोल्ट, हर स्विच, हर सिग्नल किसी की जिंदगी हो सकता है, उसे हल्के में मत लेना। उसकी बातों से इंडस्ट्री में बदलाव आने लगा। नई सेफ्टी पॉलिसीज बनी, इमरजेंसी ड्रिल्स सख्त हुए और हर वर्कर को अब एक नई रिस्पेक्ट मिली, उस एक आदमी की वजह से जो बच गया था। सालों बाद जब जो से पूछा गया, क्या तुम्हें अब भी वो रात याद आती है? वो मुस्कुराया, आंखें नम हुई और बोला, यस, हर दिन, बट नाउ आई डोंट सी इट एज हॉरर, आई सी इट एज पर्पस। उसने कहा, जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूं तो मुझे लगता है मैं उन 167 लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं जो उस रात नहीं बच पाए। शायद यही मेरी जिंदगी का मतलब है। आज भी जब कोई वर्कर नॉर्थ सी में किसी रिग पर काम करता है, वो जो ऑरेंज सेफ्टी सूट पहनता है, जो अलार्म्स हर कुछ घंटे में बजते हैं, जो फायर ड्रिल्स हर हफ्ते दोहराई जाती है, वो सब पाइपर अल्फा की याद में है। वो सब जो मैनन की कहानी की गूंज है। कभी कभी जो रात में बाहर निकलता है, समंदर की तरफ देखता है, हवा में अब भी वही नमकीन महक है, वही शांति। वो सोचता है, उस रात मैं समंदर में गिरा था और आज भी वो मुझे याद करता है। वो मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है जिंदगी तब तक हारती नहीं जब तक इंसान लड़ना बंद नहीं करता।